फिरोज हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। फिरोज, आपकी तरफ से क्या लगता है, क्या चैलेंजेस अभी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री फेस कर रही है, या फिर जो स्कोप था जहां पर कुछ हो सकते थे चेंजेस, या कुछ ऐसे जो फैसले लिए गए थे शायद वो उतने ज्यादा कारगर साबित नहीं हुए? यस स्वाति जी, बिल्कुल सही फरमा रही हैं आप। कि बहुत सारे चेंजेस 23 जुलाई 2024 का जो बजट आया था 6-8 महीने पहले, उसमें काफी सारी तब्दीलियां की गई थी। कैपिटल गेन्स हर एसेट क्लास की छेड़ी गई थी। स्टार्टिंग फ्रॉम इक्विटी की टैक्सेशन चेंज हो गई, अनलिस्टेड की टैक्सेशन चेंज हो गई, प्राइवेट इक्विटी की टैक्सेशन चेंज हो गई, रियल एस्टेट की टैक्सेशन चेंज हो गई, डेट अनलिस्टेड डिबेंचर्स की टैक्सेशन चेंज हो गई। तो जस्ट 6 महीने पहले पूरी बदलाव हो चुकी है। तो पहली तो मेरी ये उम्मीद है कि वापस डायरेक्ट टैक्स कोड की भी मैडम ने बात की थी उसी बजट में, लास्ट बजट में, कि मैं वापस डायरेक्ट टैक्स कोड लाने वाली हूं। ये ना हो जाए कि भाई अभी जो चेंज किया वापस 7 महीने में नई पढ़ाई करनी पड़े, नई चीजें सीखनी पड़े। सो नो चेंज इज अ ग्रेट थिंग व्हेन यू हैव चेंज सो मच इन द लास्ट बजट, ये मेरी एक उम्मीद है। सेकंड, जो म्यूचुअल फंड की जो चैलेंज है, देखिए जब 23 जुलाई को प्रेजेंट हुआ था तो इंडेक्सेशन अबॉलिश किया गया था हर एसेट के लिए। फिर जो रियल एस्टेट की जो लॉबिंग थी उससे इंडेक्सेशन रियल एस्टेट में वापस लाया गया। बट डेट फंड ने फिर क्या पाप किए? अगर आपने इंडेक्सेशन वापस ही लाना था तो पूरों के लिए वापस लाना था, जिससे लिया था, लिया सबसे, दिया वापस रियल एस्टेट को। तो आई थिंक ये मिनिस्ट्री से छूट गया है। तो डेट फंड की इंडेक्सेशन आना वाजबी है और रीजनेबल डिमांड है इफ रियल एस्टेट गेट्स बैक इन इंडेक्सेशन। सो आई पर्सनली थिंक कैपिटल गेन टैक्स में कोई बदलाव होने की उम्मीद कम है, बिकॉज अभी तो किया था। बट आई पर्सनली थिंक दैट डेट फंड की जो टैक्स में शॉर्ट टर्म परपेचुअल कर दिया, ऐसा ये एक ऑक्सीमोरॉन हो गया। शॉर्ट टर्म हमेशा के लिए, अगर आप डेट फंड को 50 साल के लिए भी होल्ड करोगे तो वो शॉर्ट टर्म कहलाया जाएगा। शॉर्ट टर्म बाय द डेफिनेशन इन इंग्लिश हैज टू हैव अ पीरियड। वो आई थिंक इज नॉट अ लॉजिकल थिंग, और उसको करेक्ट करना चाहिए। सेक्शन 50AA जो इंट्रोड्यूस किया था जुलाई फरवरी 2023 के बजट में, 50AA, जो कहता है कि शॉर्ट टर्म आपकी जिंदगी से ज्यादा है, which I think is not logical as the description goes. बिल्कुल फिरोज, आपने सही बोला कि 2023 के बजट के बाद बार बार हमें पन्ने पलट के देखना पड़ता है कि कहां पर टैक्स बढ़ा, कहां पर घटा, कहां पर इंडेक्शन था, कहां पर इंडेक्सेशन हटा दिया गया। और अगर और कुछ चेंजेस होते हैं तो राइटली सेट पढ़ाई फिर से करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन फिर से करनी पड़ेगी। तो आपका ये मानना है कि अभी क्योंकि कुछ बदलाव हुए थे तो बड़े चेंजेस की आप उम्मीद फिलहाल नहीं कर रहे हैं। राइटली सेट। फिरोज, नाउ ओवर टू यू। आप क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं? यू सेड नो न्यूज कैन बी अ गुड न्यूज ऑल्सो, बट स्टिल कुछ उम्मीदें आपकी तरफ से? बिल्कुल, तो मैं थोड़ा स्ट्रक्चरल उम्मीदों की बात करूंगा। पहले तो मुझे लगता है कि अगर हम हाउसिंग अफोर्डेबल करना चाहते हैं तो दो सेक्शंस जो है, सेक्शन 54 एंड 54F, अबॉलिश होने चाहिए। क्योंकि अगर रियल एस्टेट में री इन्वेस्ट करने की अगर आपको टैक्स की रियायत मिलती है तो ये क्यों मिलता है? पहले इक्विटी टैक्सेशन जीरो था। आज अगर इक्विटी से इक्विटी एक शेयर बेच के दूसरा शेयर खरीदने पे प्रीवियस शेयर की टैक्स की छूट कहाँ मिलती है? नहीं मिलती है। वैसे ही अगर अगर आप 54 और 54F को अबॉलिश करेंगे तो बहुत अच्छा होगा फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग। क्योंकि क्या होता है कि अब हम भी HNI से डील करते हैं, वो 5-5 घर खरीद के रखते हैं और किराए पे देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि बेच के वापस खरीदूंगा तो टैक्स फ्री हो जाएगा। तो अमीर लोगों के पास 10-10 घर हैं, परिवार में 4 लोग होते हैं, 8 घर होते हैं, और बेचारे जो गरीब हैं, जो घर खरीदना चाहते हैं, उनको किराए पे लेना पड़ता है, इसीलिए रेंटल यील्ड इतनी कम है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं कहना चाहूंगा कि अबॉलिश होना चाहिए। जाहिर सी बात है, अमीर लोग सुन के खुश नहीं होंगे, और हमारे क्लाइंट भी HNI है, बट सही चीज जो है बतानी है। दूसरा, प्रिजम्पटिव टैक्स जो है उसकी लिमिट्स बढ़ाई थी, वापस बढ़ानी चाहिए। अगर आपको SMS, सॉरी, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को बढ़ोतरी देनी है तो फॉर सेक्शन 44AD में और इजाफा करना चाहिए। 2 से 3 करोड़ किया था, 3 से 4 करना चाहिए। और प्रिजम्पटिव टैक्स ऑफ 44A से 50 लाख को 75 किया था फॉर प्रोफेशनल्स, वो 75 को 1 करोड़ करना चाहिए। तीसरी, म्यूचुअल फंड 54EC में जो 50 लाख के जो बॉन्ड्स खरीदते हैं तो उसमें टैक्स की रियायत मिलती है, उसमें म्यूचुअल फंड को भी शामिल करना चाहिए। इंडिया ने बहुत डेट इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट कर चुका है एज अ देश। 92% ऑफ लास्ट ईयर सेविंग डेट में गई है,
और हम यहाँ टीवियों पे कहते हैं कि भाई इक्विटी 60% होनी चाहिए, डेट 40% होना चाहिए। लास्ट ईयर भी इंडिया की हाउस होल्ड एलोकेशन सिर्फ 8% इक्विटी में है और 92% डेट में है। फिर भी डिपॉजिट की बैंक्स कहती हैं कि भाई 43% हाउस होल्ड सेविंग्स लेने के बाद भी म्यूचुअल फंड को कहते हैं कि म्यूचुअल फंड हमारा पैसा ले गया। सो ये कहां का इंसाफ है? सो पॉइंट मैं ये कह रहा हूं कि इक्विटी को शामिल करें 54 ईसी में। लास्टली सैलरी क्लास में जो हाईएस्ट टैक्स स्लैब है, हमें लगता है कि हम 38% उनसे चार्ज कर सकते हैं 5 करोड़ प्लस ब्रैकेट में। बट आपकी डुअल टैक्सेशन ट्रीटी सिंगापुर और दुबई के साथ इतनी लिबरल है कि जो भी हाईएस्ट टैक्स पेयर हैं सैलरी क्लास के, वो अपना डोमिसाइल चेंज कर रहे हैं। तो कहने को तो हम 38% कलेक्ट कर रहे हैं, बट कलेक्ट कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो जो देना चाहता है वो ड्यूअल टैक्सेशन ट्रीटी की लूप होल को यूज करके सिंगापुर और दुबई में सेटल हो रहा है। तो उसको थोड़ी रियायत मिलनी चाहिए। दैट इज व्हेन इट विल बी अ रियल टैक्स कलेक्शन, नॉट अ पेपर टैक्स कलेक्शन।